बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब्बास अरागची पाकिस्तान आए, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और अब जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक अब्बास अरागची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को कुछ तहरीरी पैगामात पहुँचाए हैं। यानी पाकिस्तान बीच में एक लिंक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और मैंने आपसे कहा था कि ईरान कभी भी इस लिंक को ज़ाया नहीं होने देगा और ईरान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का चैनल ईरान के लिए इस्तेमाल होता रहे। जबकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान का मौजूदा रजीम सूट करता है, वो इन पे एतबार कर रहे हैं। कोई और रास्ता भी नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप की अब हालत है आलमी सतह पे, तो सादी बात यह है कि अब्बास अरागची ने ईरानी पैगामात पहुंचाए। ये पैगामात हैं क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के ईरान के साथ। उसकी कुछ रीजन है कि अमेरिकन जब ईरानियों के साथ बैठे तो उन्हें आइडिया हो गया कि ये मैदान जंग में जितने टफ हैं उससे बहुत ज्यादा टफ ये टेबल के ऊपर है और टेबल में इनके साथ बैठने से उनका कद बड़ा होता है ईरानियों का और अमेरिकन के लिए मुश्किलात पैदा होती है। तो इसलिए अब देखें ना, पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, अमेरिकन बैठे हुए हैं, ईरानी बैठे हुए हैं, फिर ईरानी पूरी तैयारी करके आते हैं तो वो चीजें फिर एक्सपोज होती हैं। बहरहाल ईरान ने अपनी जो रेड लाइन्स हैं या जिन्हें सुर्ख लकीर कहते हैं कि इन चीजों से मुतालिक हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वो जो उनकी हुदूद है कि यहां तक ईरान फ्लेक्सिबल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि ईरान कभी भी अपनी यूरेनियम इस बात के ऊपर शायद आमादा ना हो कि वो अपनी यूरेनियम अमेरिका को दे दे कि आप ले जाएं उधर न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, वहां ले जाके आप रखें और दुनिया को दिखाएं कि ये यूरेनियम वॉर ट्रॉफी के तौर पर हम ईरान से उठाकर ले आए। तो ईरान की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि ऐसा कुछ ना हो। ईरान के अंदर उस यूरेनियम के साथ क्या किया जा सकता है, उसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, वो डिस्कस भी हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें आपके सामने आ भी चुकी हैं। लेकिन ये कि यूरेनियम के हवाले से जो एक रेड लाइन है वो भी ईरान ने अमेरिका को बता दी है पाकिस्तान के जरिए। और आबने हुर्मुज के मुतालिक ईरान किस किस्म का सोल्यूशन चाहता है, ये बात भी अमेरिका तक पहुंचाई गई है। देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान में अभी अरागची आए थे चंद दिन पहले, तो तब ज्यादा बात आबने हुर्मुज पे हुई थी और फिर अरागची फौरी तौर पे ओमान गए क्योंकि ओमान इसमें एक पार्टनर है। मैंने उस दिन आपको मैप दिखाया था कि आबने हुर्मुज के दोनों तरफ ईरान और ओमान है, कोई तीसरा मुल्क नहीं है। तो ये दोनों मुल्क आबने हुर्मुज को अपनी मलकियत समझते हैं और जो भी फैसला ईरान ने करना है वो ओमान के साथ मिलकर करना है। और ओमान की राय भी जो है वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। आपने हुर्मुज को या ये जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ इसराइल का, अमेरिका का, इन चीजों को लेकर अब वो ओमान जाते हैं। वहां पे जाके ओमान के बादशाह उनसे मुलाकात करते हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त पोजीशन ले रखी है इस वक्त रीजन में। और फिर वो वापस आते हैं पाकिस्तान और मुशावरत की जाती है, पहले ईरान में फिर पाकिस्तान में मुशावरत होती है और फिर एक तहरीरी तौर पे ईरान अपनी रेड लाइंस पर मुश्तमिल एक तहरीर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाता है। तो मामला यहां पे आके रुके हुए हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका उसके ऊपर रद्देमल क्या देता है। ईरानी वजीर खारजा रूस रवाना हो गए हैं, जहां पे वो पुतिन से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो मुलाकात करेंगे वहां पे दीगर जो रहनुमा है रशिया के, उनके वजीर खारजा भी होंगे, पुतिन भी होंगे, इनसे मुलाकातें करेंगे क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो इत्तेहादी बनकर सामने आया इस लड़ाई में, जिसने पीछे भी और सामने आकर भी मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट किया ईरान को, वो रशिया है। जब आबने हुर्मुज को ताकत के बलबूते पर खुलवाने का फैसला किया गया और एक करारदाद पेश की गई तो रशिया और चाइना ये दो ममालिक थे जिन्होंने फौरी तौर पे इस करारदाद को वीटो कर दिया था। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा करना है, 14 मई की तारीख आ रही है कि शायद 14 मई तक डोनाल्ड ट्रंप चाइना का एक दौरा करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से और वहां पे कुछ चीजें डिस्कस हो सकती हैं। तो बहुत मुमकिन है 14 से पहले कोई और जंगी हालात पैदा हो जाएं और माजी की तरह जैसे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरा मनसूख हो चुका है चाइना के लिए, दोबारा भी मनसूख हो सकता है क्योंकि इस वक्त अमेरिका पूरे खलीज में एक नया फिजाई दिफाई निजाम नस्ब कर रहा है। देखिए, माजी में अमेरिका से बहुत गलतियां हुई हैं। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत एनालिसिस किया और बहुत सारी चीजें अमेरिका ने सीखी हैं। बहुत एक्सपोज हुआ अमेरिका भी और इसराइल भी। और ईरान के शायद ड्रोन का उनके पास कोई हल नहीं था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो सही तरह जवाब नहीं दे पा रहे थे।
फिर ईरान की तबाही तो बहुत की अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, उनके बहुत कीमती लोग भी मार दिए। लेकिन सेम टाइम में ईरान ने फिजाई दिफाई निजाम को दरम भरम कर दिया अमेरिका के, और काफी नुकसान हुआ इसकी वजह से अमेरिका को। अब अमेरिका जो है वो एक नया सिरे से, एक नए तरीके से रीडिजाइन कर रहा है, पूरे खित्ते में दिफाई निजाम नस्ब कर रहा है, फिजाई दिफाई निजाम। और ना सिर्फ वो दिफाई निजाम लगा रहा है बल्कि वो अपने बहरी बेड़े लेकर आया है, यहां पे भी इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। और अब वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि अपने लोगों को, अपने अड्डों को और अपने असासों को महफूज कैसे रखना है ईरान से। गुज़िश्ता लड़ाई में अमेरिका को सरप्राइजेस मिले थे काफी सारे ईरान की जानिब से। क्या इस मरतबा अगर दोबारा लड़ाई होती है तो ईरान कुछ नया करके दिखा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, जबकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी कमियां दूर करने की कोशिश की है। लेकिन एक कमी वो दूर नहीं कर पाएंगे, जितने हथियार अमेरिका ने चंद हफ्तों में इस्तेमाल कर दिए इस लड़ाई में, इतने हथियार बनने में सालों लग जाते हैं। तो जो हथियारों की एक किल्लत है उसको पूरा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे इंटरसेप्टर्स, जो थार्ड का एक सिस्टम है वो पूरा का पूरा दोबारा इनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो दोबारा इनको ऑर्डर देने पड़ेंगे, और ऑर्डर दिए भी हैं कई कंपनीज को अमेरिका ने, और वो दोबारा से हथियारों की प्रोडक्शन को तेज करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हदायत वो दे रहे हैं। अब साथ में जो उनके एक टॉमाहॉक मिसाइल सिस्टम है अमेरिका के, वो भी काफी उनकी मिकदार में कमी आई है। लगभग 45 से 50% अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने जखीरे में से, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो उठाकर अपना दिफाई साजो सामान वो पहुंचा रहा है खलीज में। तो यहां तैयारियां भी हो रही हैं। इसराइल ने एक बड़ी खबर ये आई है, और ये एक इंकशाफ की तरह एक खबर आई मार्केट में और हर तरफ फैल गई, कि इसराइल के और यूएई के ताल्लुकात कितने करीब हो चुके हैं। कि इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ आयरन डोम का जो अपना सिस्टम है वो यूएई में नस्ब किया है, और बल्कि उनकी टीमें भी वहां भिजवाई गई, और आयरन डोम का सिस्टम यूएई के लिए बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें ना जितना मर्जी कोई ईरान के बारे में दावे करें कि बहुत बड़ी तबाही फेर दी ईरान ने, वो बात सच है कि ईरान ने इसराइल का ये दावा खत्म कर दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उन्होंने मिसाइल फेंके इसराइली सरजमीन पे, बिल्डिंग्स तबाह की हैं, नुकसान पहुंचाया है, इसराइली मारे गए हैं, और उनका फौजी नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये बात एक सच है कि ईरान की जानिब से आने वाले ज्यादातर मिसाइलों को इसराइल ने रोक लिया था। उनका जो आयरन डोम का सिस्टम है वो एक्सपोज जरूर हुआ है, लेकिन उसने बहुत सारे हमलों को, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर हमलों को आयरन डोम के सिस्टम ने नाकाम बनाया। जितना हैवी अटैक यूएई के ऊपर आया है, और बार बार आया, यूएई की गवर्नमेंट बार बार ये कहती है, अगर वहां पे इंटरसेप्टर्स ना होते और फिजाई दिफाई निजाम ना होता तो यूएई के अंदर भी काफी बड़ी तबाही हो सकती थी, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती थी। तो ये वन साइडेड रिपोर्टिंग भी मुनासिब नहीं है कि ये कहा जाए कि इसराइली फिजाई दिफाई निजाम या अमरीकी फिजाई दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनको पहली दफा ऐसे हमने देखा बेबस होते हुए, और उनकी मौजूदगी में टारगेट ईरान ने अचीव भी किए। खास तौर पे जो नई हिकमत अमली के साथ आया कि ड्रोन्स को और मिसाइलों को वो एक साथ फायर करता था, तो उसमें अमेरिका और इसराइल का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ, अरब ममालिक का भी, और इसके नतीजे में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको 2 दिन से दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस शख्स ने अटैक किया, ये बंदा कौन है, इसका मकसद क्या था, इसके बारे में ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने आ गई। लेकिन मेरी नजर में जो एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है, ये मैरियो नुफेल हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शानदार जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने, मैरियो नुफेल ने एक ट्वीट किया, और एक सबूत जो है वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने इन्होंने रखा है। इस ट्वीट में वो ये बताते हैं, मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूं, कि व्हाइट हाउस का जो ये अटैक हुआ है, WHCD, ये जो फायरिंग का वाकया हुआ है, ये इंतहाई अजीबोगरीब होता चला जा रहा है, बड़ा वियर्ड किस्म का वाकया होता चला जा रहा है। हमला आवर का नाम कॉल एलन है, COLEALLEN, ये नाम है हमला आवर का, कॉल एलन। इसने हमला किया है और ये आदमी पकड़ा गया है, इसने गोली भी चलाई है। नाज़रीन, तहरीके लब्बैक के बारे में जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तहरीके लब्बैक का लॉन्ग मार्च GT रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा है, गुजरावाला की सराउंडिंग में कहीं पे इस वक्त होगा।
और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनके लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। बाद औक़ात ऐसे मनाज़र आते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग पुलिस को मार रहे हैं, बाद औक़ात पुलिस को घेरा डाल लेते हैं, बाद औक़ात पुलिस वाले छोड़कर चले जाते हैं, बाद औक़ात पुलिस वाले उन्हें मारते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई 65 के करीब लोग इतला ये खबर के मुताबिक फिर गिरफ्तार कर लिए गए एक हल्ले में। तो गिरफ्तारियां हो रही हैं और 11 लोग शहीद हो गए, ये उन्होंने दावा किया तहरीक लब्बैक वालों ने। और उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को गोलियां भी लगी, सीधी गोलियां भी हमें मारी जाती हैं। इसमें एक खबर जो है वो मुझे, क्योंकि ये आपको खबर इसलिए बतानी है कि पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि साद रिजवी और उसकी फैमिली को, उसकी जो खवातीन है घर की और बच्चे, उन्हें उठा लिया था लॉ एनफोर्समेंट ने। तो अच्छी बात यह है कि कुछ इतलात के मुताबिक इन खवातीन को छोड़ दिया गया, लेकिन इनको उठाना, खवातीन की तस्लील करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये इंतहाई मायूब बात है। फिर उनके घर के अंदर जिस तरह छापे मारे जा रहे हैं, ये घड़ी देखें, ये जनाब ये पैसे देखें, ये जनाब कैश पड़ा हुआ ये देखें। यार ये तो आप किसी के भी घर में घुस जाए पाकिस्तान में ऐसे ही निकलेगा। गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, किसी भी मौलवी के घर में आप घुस जाए, किसी भी आप ऐसे बंदे के घर में घुस जाए जो दरगाह में या किसी मजार के पास रहता है या मजार का मुतवल्ली है, तो आपको घर में मिल जाएगी चीजें। बेशुमार पीर फकीर है, उनके घरों में जाके आप देख ले, ये तो कुछ भी नहीं है जो पीरों के घरों में आपको मिलेगा। आप कानों को हाथ लगाएंगे, यहां तो आपको मिला ही कुछ नहीं है, कख नहीं मिला। मैं तो समझा अंदर तो कोई महल होगा और कोई बड़े हीरे जवाहरात होंगे, तो ये तो कख नहीं है उसके मुकाबले में जो मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ये हुकूमत को शर्म करनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। अगर एक वफाकी वजीर के घर पे इजाजत दी जाए ना हमें कि बगैर बताए रेड करना और चीजें निकालनी है, तो वो कुछ निकलेगा कि पूरा निजाम कानों को हाथ लगाएगा। इनके ये पूरी एक जमात के सरबराह हैं, इनके घर से चीजें निकली जरूर है, लेकिन वैसे नहीं निकली जैसे सिंध में किसी एक ब्यूरोक्रेट के घर से निकल आती है। इतना माल निकलता है वहां पे। बहरहाल लॉन्ग मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा, क्योंकि तरीके लब्बैक के बाद नौजवान तो हैं, तो मार खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की कोई खास वजह नहीं है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए थे, और अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ाते हैं तो फिर वो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक कश्तियां चलाती है या नहीं चलाती, मामला यहां खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मामला, तो कल पीर वाले दिन असेंबली का इजलास तलब कर दिया गया। स्पीकर आएंगे बाबर सलीम सवाती, वो सारे एमपीए को इकट्ठा करेंगे और रोला डालेंगे ये लोग कि जनाब हमने अपना नया कायदे अवान मुंतखब करना है। ज्यादा चांसेस ये है कि पीर वाले दिन सुहेल अफरीदी को कानून और आइन के मुताबिक बन जाना चाहिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अब ये अफगानिस्तान के साथ जो झड़प है, अगर इसको जवाब बना के कोई इमरजेंसी लगा दी गई तो फिर या किसी झड़प को या किसी दहशतगर्दी को या इन चीजों को बुनियाद बना के कोई इमरजेंसी, कोई गवर्नर राज, कोई इस तरह का अगर कोई चक्कर चला दिया गया चंद दिन मैनेज करने के लिए, तो फिर अगर ये किया गया ना तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम नाक में दम कर देंगे, जो मैं खैबर पख्तूनख्वा में फील लेकर आया हूं। अभी मुझे खैबर पख्तूनख्वा तो निकले हुए भी लगभग कोई 7-8 माह हो गए, शायद ज्यादा हो गए, 10-11 माह, तो इतना अरसा हो गया मुझे खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए। तो इतने अरसे में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं इतने अरसे में, खुदा से इकबा हो गए। लेकिन ये चीज नहीं बदली। मैंने जितने लोगों से बात की, लोग ऑपरेशन के शदीद खिलाफ हैं और वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। गंडापुर साहब मकबूल नहीं थे, लेकिन ये जो सुहेल अफरीदी की सूरत में इमरान खान साहब ने फैसला किया है, ये फैसला बड़ा मकबूल है। और जितने भी आपके कबायली इलाकों के मुशरान है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जरगा किया, और जरगा करके उन्होंने कहा जी ये हमारा वजीर आला है, हमें रिलीफ मिला इस बात से कि हमारे बच्चे को वजीर आला बनाया इमरान खान ने। पहली मरतबा हमारे कबायली इलाकों को बच्चा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें ये कबूल है और हम ये करवाएंगे और हम अपनी पूरी सपोर्ट देंगे। तो ये एक चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इसको कैसे रोकती है, और दूसरी तरफ चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इसको कैसे करवाती है। तहरीक इंसाफ काफी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। सलमान अकरम राजा साहब की मैं बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो डीजी एसपीआर ने हमारे साथ किया वो ज्यादती है, लेकिन एक एक लफ्ज का जवाब हम देना नहीं चाहते, उससे मामला और बिगड़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ फिर भी चाहती है कि कोई इज्जत रह जाए, कोई मामला बचत हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक जिद है कि पहले हमारे दरवाजे पे हाजिरी दो, हमारे दर पे हाजिरी दो, उसके बाद आपको वजीर आला बनाएंगे। अब सुहेल अफरीदी को कहा गया ना कि भाई आके मिलो, उसने कहा जी पहले इमरान खान को मिलूंगा, वो इजाजत देगा तो किसी और से मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। अब ये इतना खौफनाक स्टेटमेंट है कि सारे डर गए कि यार ये तो बात इमरान खान की सुनेगा। एक इमरान खान हमने जेल में बंद किया हुआ है, एक उसकी फोटोकॉपी बाहर, अगर इस तरह का बंदा होगा जो इमरान खान के विजन पे चलेगा तो हमें तो मुसीबत पड़ जाएगी। और अगर ये वजीर आला बन गया तो इसको उठा के जेल में डालना भी मुश्किल हो जाएगा।
इसके साथ कुछ और करते हैं तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम तो है। गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां से इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक हो गई है कि इस्तीफा मौसूल हो गया, तो ये तो चले अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा जी पीर को फैसला करूंगा, यानी कल के दिन में वो फैसला करेंगे। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। इस्तीफा मिल गया तो फिर इस्तीफा मंजूर ही होगा, और क्या होगा। और पीर वाले दिन यानी कल के दिन में नया वजीर आला मुंतखब हो सकता है, अगर कोई एडवेंचर ना किया गया तो। अब हुआ ये कि उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। इसके मनाजिर भी हमने देखे, रात गए, और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अफगानिस्तान में भी काफी नुकसान हुआ और वहां पे चेक पोस्टें तबाह हुई। अब अफगानिस्तान का जो मीडिया है या वहां के जो हुकूमत है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तस्वीर, वीडियोस और थर्मल इमेजेस दिखाकर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का काफी नुकसान हुआ। बिलाखिर सुबह होने से पहले अफगानिस्तान की हुकूमत ने जंगबंदी का ऐलान किया, जो एक बड़ा समझदारी का काम है। अफगान गवर्नमेंट ने कहा जी जंगबंदी का हम ऐलान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा अब लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अब अफगानिस्तान ने उसके बाद जंगबंदी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बीच में बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका था। अब इस सारी सूरत हाल में ना चंद किरदार हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। एक तो भारत का किरदार है। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोलता रहता है। और ये देखिए हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है। और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मर्तबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखे एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है। उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी आर्टिलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है। जो जदीद हथियार है आजकल के, जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर है। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगान फोर्सेस गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक